डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के पार्ट 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी कि इसमें का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट VVI क्वेश्चन है, यानी कि गेसेज क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है। अगर आप इस वीडियो के जितनी सारी क्वेश्चन है आप इसको अच्छा से कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बनाने से क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, अध्याय 1 है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे हमें क्यों संतुलित करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है आंसर, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, के तत्व के जो परमाणु होते हैं उसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जब समान होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि वैसे जब समीकरण होगा वो क्या होगा? बैलेंस समीकरण यानी कि संतुलित समीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम को क्या करना है? संतुष्ट करना है, जिसके कारण हमें क्या किया जाता है? यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे में हम लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं H+O2। ठीक है, यहाँ से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से किसका निर्माण होता है? H2O का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? H2O का निर्माण होता है। ठीक है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, और यहाँ पे H2O यानी कि H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या करता है? अभिक्रिया करता है तो किसका बनता है? निर्माण होता है, तो जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है जी? जल का निर्माण हो रहा है। अब देखिए इधर वाला जो भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक। अब इधर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं। कभी कभी उत्पाद दे देता है, कभी कभी प्रतिफल दे देता है। ठीक है ना, तो यानी कि लेफ्ट साइड को हम अभिकारक बोलते हैं और राइट साइड को क्या बोलते हैं? प्रतिफल और या उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए H+O2 से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? H2O, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या यह जो है समीकरण ये बैलेंस है यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेंगे कि 1 है। ठीक है, और ये एक अलग ग्रुप का है। क्या है? अलग ग्रुप का है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की हम परमाणु संख्या देखेंगे तो कितना है? 2 है, तो सिंपली हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए दोनों का अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है? 1 है। अब देखिए यहाँ पे साइन प्लस का नहीं है बीच में, तो यानी कि दोनों एक ही ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एक ही ग्रुप का है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा? बराबर करना। पहले चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इधर क्या है? 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2 है, और इधर ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या 2 है, और इधर ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो यानी कि क्या है? ये बराबर नहीं है, तो हमें इसको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो हम क्या करेंगे? सिंपली तो यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए। कितना से कर दीजिए? 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें तो 2 लाना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे नया हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे यहाँ पे परमाणु की संख्या 1 है, और 2 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों साइड क्या हो गया? बराबर। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर नहीं है,
यहाँ पे राइट साइड कितनी है 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साइड कितनी है 1 है। तो सिंपली हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे इसमें हाइड्रोजन में, तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की 4, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। अब दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। अब जो हम क्रियाकलाप किए हैं इधर हम कर देंगे, इस साइड क्या कि हम हाइड्रोजन में 4 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ पे हमने 2 से गुणा किया है तो यहाँ पे सिंपली 2 लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 4H + O2 एरो का चिन्ह, यहाँ पे 2H2O, एक क्या हो गया एक बैलेंस समीकरण है। क्या है बैलेंस समीकरण है। अगर आप लोग को समीकरण संतुलित करने नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि हम उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाकर दे देंगे आपको कि संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है इसके बारे में हमें बताना है और इसका एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिससे कोई भी ऐसा पदार्थ बनता हो जिससे हमें ऊर्जा क्या होती है मुक्त होती है, जिससे ऊर्जा निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है जब कोई भी पदार्थ बनता है या निर्माण होता है तो उसमें क्या होती है ऊर्जा क्या होती है अवशोषित करता है। क्या करता है ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन है, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पे ऊष्मा मुक्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए C+O2 से अभिक्रिया कराने पे क्या बन रहा है CO2 प्लस ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे C मतलब क्या होता है कार्बन और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या चीज का निर्माण होगा तो CO2 का निर्माण होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा मुक्त होगी। क्या ऊष्मा क्या होगी मुक्त होगी। ठीक है ना, क्या होगी ऊष्मा मुक्त होगी। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, देखिए C6H12O6 से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे C6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होगा। तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 जल का निर्माण होगा। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊष्माशोषी है, वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनाने पर ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी कहलाती है। यानी कि अभिक्रिया जिसमें हम कोई भी पदार्थ क्या करते हैं बनाते हैं तो उसमें क्या होते है ऊर्जा खपत होती है, यानी कि अपने आप लेता अवशोषण करता है, उसी को हम ऊष्माशोषी बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए FeSO4 ये क्या है एक सॉलिड है, यानी कि ये एक ठोस पदार्थ है। FeSO4 क्या है एक ये ठोस पदार्थ है, इसको हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये किस चीज का निर्माण करता है ध्यान से देखिए Fe2O3, यानी कि Fe2O3 यहाँ पे एक सॉलिड है यानी कि पदार्थ है, यहाँ पे ठोस है, और प्लस में SO2 यानी कि SO2 क्या है यहाँ पे गैस है, और SO3 यानी कि ये भी क्या है गैस है। ठीक है, यानी कि FeSO4 को हमने क्या किया अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे ऊष्मा अवशोषण हो रहा है। क्या हो रहा है ऊष्मा अवशोषण हो रहा है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं वर्णन कीजिए। हमारे श्वसन है, हमारे अंदर जो श्वसन है जिससे हम सांस लेते हैं श्वसन है, उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसका हमें क्या करना है उदाहरण देना है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब अभी हमने इससे बैक वाला क्वेश्चन में पढ़ा। ऊष्माक्षेपी का मतलब वो होता है जब कोई भी पदार्थ बनता है तो उसमें से क्या होती है ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है ना, तो वही काम हमारा श्वसन करता है। तो आखिर कैसे उसका रीजन देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में क्या करता है उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है जी ऊर्जा मुक्त करता है
जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करती है और जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो श्वसन है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की तरह कार्य करती है। ठीक है ना। ठीक है, जो हमारे भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है और वही ऊर्जा क्या होता है, हमारे शरीर के अलग अलग कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, अंदर जाता है, सप्लाई करता है। ठीक है ना, जिसके कारण हमारा शरीर अच्छा से काम कर पाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है C6H12O6 प्लस 6O2 से अभिक्रिया कराने पे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 से अभिक्रिया कराने पे किसका निर्माण हो रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा ग्लूकोज। ठीक है ना। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसके अभिक्रियाओं को लिखना है। ठीक है ना, यानी कि हमें एग्जाम्पल के रूप में हमें क्या करना है, तर्क देना, यानी कि समझाना है। तो अब देखिए वियोजन और संयोजन मतलब होता क्या है। वियोजन का मतलब होता है खंडित होना, यानी कि अलग होना, और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो अब वही बोल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो देखिए जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। विघटित का मतलब होता है अलग अलग बट जाता है। ठीक है ना, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें कोई भी यौगिक होता है, जो वियोजन होता है ना, वियोजन अभिक्रिया, इसमें एक यौगिक को क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक भागों में विघटित किया जाता है, अलग कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संयोजन का यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करने पे क्या बन रहा है, 2H2O का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया कराने पे 2H2O का निर्माण हो रहा है। यानी कि देखिए संयोजन में क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, यानी कि जोड़ के क्या कर रहा है, एक यहाँ पे उत्पाद बना रहा है। ठीक है, उसी तरह वियोजन देखिए यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया में 2H2O है, यहाँ पे एक नया यौगिक है, अब इसको यहाँ पे अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो ये क्या बन रहा है, 2H2 प्लस O2, यानी कि इसको अभिक्रिया कराया जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये दो भागों में बांट दे रहा है, यानी कि अलग कर दे रहा है, विघटित कर दे रहा है। यानी वियोजन का मतलब ही होता है कि अलग अलग भागों में तोड़ना। तो यहाँ पे एक यौगिक को क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया, और यहाँ पे संयोजन क्या किया, दो भागों को एक में जोड़ दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त किया जाता है और क्यों। वसा युक्त, जो वसा से युक्त होता है, यानी कि तैलीय पदार्थ जो तेल से बना होता है, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, उसमें हम कौन सा, उसके जो पैकेट होता है उसमें हम कौन सी गैस को मिश्रण करते हैं कि ताकि वो हमारा तैलीय या वसा युक्त पदार्थ है वो काफ़ी लंबे समय तक चले, यानी कि उसका हमें निवारण करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस युक्त किया जाता है, इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधिता नहीं होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है पहले से जो थैली में ऑक्सीजन होता है ना, तो उसको पहले निकाल दिया जाता है, और ऑक्सीजन को निकालने के बाद उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक चले। अगर ऐसा नहीं होता तो जो तैलीय पदार्थ होगा, वसा युक्त जो भी पदार्थ होगा, वो ज़्यादा समय तक अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि उस पर बुरा असर पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हवा लग जाएगा। मान लीजिए पैकेट, फॉर एग्जांपल आपने खाया होगा
चिप्स खाया होगा। क्या खाया होगा? चिप्स ले लीजिए, या कुरकुरे खाए होंगे। क्या खाए होंगे जी? कुरकुरे। ठीक है ना। जो पैकेट में होता है उसको आप देखिएगा तो पूरा टाइट रहता है, यानी कि पूरा अंदर से क्या होता है? टाइट होता है। जैसे ही उसको हल्का सा हम पिन चुभोते हैं तो क्या होता है? एकदम उसमें का गैस निकल जाता है, जिसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ताकि वही अपचयन की क्रिया को बरकरार रखने के लिए वो क्या रहे? उसको अच्छा से करके रहे, है ना। तो यहाँ पे देखिए थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधिता नहीं होती है। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है? उसकी जो गंध है बाहर की तरफ नहीं आती। अगर उसमें हवा भी प्रवेश करेगा ना बाहर से तो क्या हो जाएगी? तेलीय पदार्थ खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसमें उस थैली में हमें उस थैली में किस गैस का मिश्रण होता है? तो उस थैली में केवल नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन गैस को निकालकर। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो का पार्ट 1 है और आगे आएगा पार्ट 2। बाकी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें मिलेगा। अभी तक आपने ये सब क्वेश्चन देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।